सभी का स्वागत है ऑप्टिजस पे। तो CUET एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग जो है 2000 MCQ की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो है MCQ को कवर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और याद रखिए कि हमारा जो एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर कि ओपन डिस्कशन है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम जो है नोट्स और भी जो भी कंटेंट होता है वो शेयर करते हैं। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स, याद रखिए रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो कि 60+ आपकी रहेगी, चाहे इसमें आपका स्टेटमेंट वाइज आपका रीज़न और असर्शन बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और 10+ टेस्ट सीरीज जो कि आपके फुल फ्लेज, जैसे आपका एग्जाम होता है 100 क्वेश्चंस का, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होता है, वो आपका 10 जो है MCQ आपके जो है पेपर मिलेंगे आपके हमारे ऐप पे। ठीक है। और आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा। ठीक है। और मैराथन भी आपको मिलेगा। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर याद रखिए रिवीजन, मैराथन और ये सारी चीज़ें। और आपको स्पेशल गाइडेंस दी जाती है आपके गेट क्वालिफाइड टीचर से, जिन्होंने 3 टाइम गेट क्वालिफाई किया है, और वो आपको स्टैट्स और मैथ्स वाला जो है सेक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आप लोग सेकंड बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, ज्वाइन कर सकते हैं। और पिछला हमारा अगर सिलेक्शन रेट आप अगर जानना चाहते हैं तो 100% था। पिछले हमारे बैचेस के सारे बच्चे जो है हर यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए आपके, पार्टिसिपेटिंग जो भी थी आपकी CUET में। और रैंक 1 हमारे टेस्ट सीरीज़ बैच से आया था, ऑल इंडिया। ठीक है। हनन आपकी फर्स्ट रैंक थी। ठीक है। आपके ऑल इंडिया वो भी हमारे ही बैच से आपके टेस्ट सीरीज़ के आया था। ठीक है। तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, हमें हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है। ठीक है। तो जो है ये 2000 जो है MCQ की सीरीज़ में आज हम इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द पीपल एंगेज इन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कॉल्ड एज रेड कॉलर वर्कर। यहाँ पर जो है कौन से जो जो आपके लोग एक सेक्टर में इन्वॉल्व रहते हैं जिसको रेड कॉलर वर्कर कहते हैं, क्या ये प्राइमरी सेक्टर है, या फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर है, या फिर आपका टर्शरी या फिर क्वेनरी सेक्टर है। तो याद रखिएगा कि प्राइमरी सेक्टर के लोगों को ही रेड कॉलर वर्कर्स भी कहा जाता है। व्हाट इज़ रेड कॉलर वर्कर? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये थोड़ा समझ जाइए। तो अगर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में समझे, वैसे तो आपको रेड कॉलर के लिए अगर समझ में आता होगा तो आप लोग कहते होंगे बेसिकली जो आपका जो रेड टैपिज्म होता है बेसिकली आपके एडमिनिस्ट्रेशन को ही। पर यहाँ पर जो पीपल, जो लोग एंगेज आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर ड्यू टू आउटडोर नेचर ऑफ द वर्क। उनका जो है नेचर, काम कैसा उनका है, आउटडोर है। इस वजह से जो है प्राइमरी जो सेक्टर है उसको आपके बेसिकली रेड कॉलर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है। तो जो है इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इससे रिलेटेड भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। आपके 8 कोर इंडस्ट्री में क्या आता है? क्रूड ऑयल, सीमेंट, या फिर आपका आयरन, या फिर कोल इंडस्ट्री, या फिर ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है सेलेक्ट करेक्ट कोड। यहाँ पर 2 और 5 जैसे सीमेंट या फिर ऑटोमोबाइल है, या फिर आपका जो है फर्स्ट 3 4, या फिर आपका जो है 2 3 5 वाला है, या फिर आपका 1 2 4 है। तो याद रखिएगा आपका फर्स्ट, ठीक है, 2 और 4, ये सारे जो है आपके 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में आपके आते हैं। ठीक है। याद रखिएगा इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री में आपका क्रूड ऑयल, सीमेंट और जो है आपका कोल, ये जो है आपके तीनों किस में आते हैं? 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ आर द इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, ठीक है, रिफाइनरी, प्रोड्यूस जो आपका प्रोडक्ट्स होता है, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइज़र। और ये आपके 8 जो है कोर इंडस्ट्री है। ठीक है। द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री इज द मंथली प्रोडक्शन इंडेक्स इसका आता है, विच इज़ कंसीडर एज अ लीड इंडिकेटर ऑफ मंथली इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। और ये भी बताता है कि आपका कैसा इंडस्ट्री मंथली बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है। यही सारे इंडस्ट्रीज़ को हम देखते हैं और चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकेंड जो है और फोर्थ वाला था, जिसमें हमने देखा था क्रूड ऑयल, सीमेंट और आपकी कौन सी इंडस्ट्री थी? याद रखिएगा कि फोर्थ वन वाली जो आपके फोर्थ ऑप्शन था, यानी आपका कोल। ठीक है। तो ये जो है आपकी क्रूड इंडस्ट्री में आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सनराइज इंडस्ट्री। आपका सनराइज इंडस्ट्री क्या है? क्या इसको हम कहते हैं? इट इज़ अ इंडस्ट्री वेयर वर्कर्स नीड नॉट रिक्वायर्स एज मच प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड वाइट कॉलर प्रोफेशन चाहिए। या फिर दूसरा आपका है टर्म यूज सेक्टर दैट इज़ इन इन्फेंसी बट शो प्रॉमिस ऑफ रैपिड बूम, यानी एक ऐसी इंडस्ट्री जो अभी इन्फेंट है पर बाद में ये रैपिड बूम इसमें आएगा। या फिर थर्ड ऑप्शन है आपका, दीज आर द स्पेशलाइज्ड
टर्शरी इंडस्ट्री इन द नॉलेज सेक्टर विच डिमांड सेपरेट क्लासिफिकेशन, या फिर एन इंडस्ट्री ऑफ होम बेस्ड वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और वेज वर्कर्स। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, जो सनराइज इंडस्ट्री होती है, बेसिकली हम टर्म यूज़ करते हैं इन्फेंट इंडस्ट्री के लिए, जो अभी इन्फेंसी स्टेज में है, और ये आगे जो है बूम लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो सनराइज इंडस्ट्री टर्म यूज़ किया जाता है ऐसे सेक्टर को दैट इज़ जस्ट इन इट्स इन्फेंसी, अभी इन्फेंट है, अभी वो जस्ट पैदा हुआ है। ठीक है, पर अब वो आगे जो है रैपिड ग्रोथ को लाएगा। तो इंडस्ट्री टिपिकली कैरेक्टराइज बाय हाई ग्रोथ रेट एंड हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन एंड जनरली हैज़ अ प्लेंटी ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द सेक्टर्स एंड इन्वेस्टर गेट अटैच टू इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रस्पेक्टस। यानी इंडस्ट्री जो होता है बेसिकली कैटेगराइज आपके होता है हाई ग्रोथ रेट पे, हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन पे, और जनरली हम देखते हैं कि वो अवेयर होता है, और इस तरीके से आपका लॉन्ग टर्म जो है प्रस्पेक्टस, जो ग्रोथ होता है कि लॉन्ग टर्म में हमें ग्रोथ अचीव करना है, उस पर आपका काम करता है। ठीक है, तो पहले आप जो है सनराइज इंडस्ट्रीज के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ अरेंजमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक एसेट एंड पब्लिक सर्विसेज। या फिर दूसरा ऑप्शन है, इन सच टाइम ऑफ अरेंजमेंट द रिस्क इज इंटायरली शेयर्ड बाय द प्राइवेट एंटिटी। तो यहाँ पर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है पूछा है। ठीक है, ऑप्शन तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पब्लिक जो है प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में होगा। ठीक है, एंड प्रोविजन होगा यहाँ पर पब्लिक एसेट, और ऑल्सो इंक्लूड होगा आपका जो है प्राइवेट सर्विसेज भी आपके इंक्लूडेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, पर गलत यहाँ पर सेकंड वाला है। द टाइम ऑफ अरेंजमेंट सच टाइम ऑफ अरेंजमेंट द रिस्क आर इंटायरली शेयर्ड बाय द प्राइवेट एंटिटी, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सिर्फ आपका कौन सा करेक्ट होगा? ये वाला। पर यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सिर्फ आपका सेकंड वाला सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर रखिएगा इस पॉइंट को। तो कभी कभी पूछता है कि पीपीपी जो मॉडल आपका पब्लिक जो है प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, तो यहाँ पर एक वेल डिफाइंड एलोकेशन होता है रिस्क का, किसके बीच में? पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट एंटिटी के बीच में। ठीक है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में क्या होता है? रिस्क जो है एलोकेट होता है दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को सारा रिस्क दे दिया, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसीलिए आपका सेकेंड गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेप इज टेकन बाय द गवर्नमेंट विल बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी। आपके कौन सा जो है स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जो कि आपके इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट किया? तो ओपनिंग करेगा। ठीक है, तो ओपनिंग अप ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर टू एनआरआई, या फिर हम इंश्योरेंस सेक्टर को एनआरआईज के लिए खोल दे, प्रमोट करें स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को, या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको करें। तो यहाँ पर कौन सा कोड सही होगा? तो क्या सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी सिर्फ ओपनिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर फॉर एनआरआईज के लिए कर दे, या फिर आपका जो है सेकंड वाला जो है सिर्फ वो करेक्ट होगा, या फिर सेकंड थर्ड, या फिर तीनों? तो याद रखिएगा ये तीनों ऑप्शंस ही करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपके चाहे आपका जो ओपनिंग अप ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर टू एनआरआई के लिए अगर हम ओपन कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर को, ये भी आपके जो है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर इंश्योरेंस सेक्टर बूस्ट होता है, ओपन होता है एनआरआईज के लिए, तो जो आपका पैसा है बाहर से वो कहाँ एलोकेट होगा? आपकी इकोनॉमी में, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। अगर हम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रमोट कर रहे हैं तो दैट विल बी द बेनिफिशियल फॉर योर इकोनॉमी, ओके एज वेल। अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आपके फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो रही है, या फिर आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपके देश में आ रहे हैं, तो इससे भी आपकी इकोनॉमी में जो है पैसा क्या हो रहा है? इन्फ्यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें वो आपके देश के लिए जो है हेल्प करेगी, आपकी इंडियन इकोनॉमी को क्या करेगी? बूस्ट करेगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इन बिड ऑफ ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट, अगर बहुत ज़्यादा आपके देश में इन्वेस्टमेंट आ रही है, या फिर आपके डेप्ट में या फिर इक्विटी मार्केट में, आपको पता है कि जो आपका बेसिकली कैपिटल मार्केट होता है दो पार्ट्स में होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। ठीक है, बेसिकली अगर आपको पैसे चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप कौन से मार्केट में जाते हो? कैपिटल मार्केट में जाते हो, जहाँ पर आपको डेप्ट एंड इक्विटी मिलती है। आप शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप अगर ओपन कर रहे हैं, आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है ओपन कर रहे हैं फॉर फॉरेन इन्वेस्टर, तो भी आपके देश में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। ठीक है, और अगर आप एफआईआई की बात कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंशियल जो आपके एनआरआईज होते हैं, विल नाउ एबल टू इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो अभी कितना परसेंट है? 26% जो है आपका कैप है फॉर एफडीआई। अगर एफडीआई कर सकते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा आपके इंश्योरेंस सेक्टर में, तो 26% जो है अभी एफडीआई ओपन है आपके बेसिकली किस सेक्टर में? आपके इंश्योरेंस में।
ठीक है, तो ये भी आपके देश के लिए अच्छा है कि ठीक है बाहर से पैसा आ रहा है। और पॉजिटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क हमेशा जो है आपके बेसिकली जो देश में आपका स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज उसको बढ़ावा देता है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप कोई कर रहा है तो आप उसको सब्सिडी दो, टैक्स में रिबेट दो, है ना, ये सारी चीज़ें दोगे तो ये आपके देश के लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिफाइन एज द टर्म मोनोप्सोमी। मोनोप्सोमी को कौन सा यहाँ पर टर्म डिफाइन करता है? क्या यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है, अ सिंगल इंटरप्राइजेज बीइंग सप्लायर ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विसेज, और दूसरा आपका ऑप्शन है इंडस्ट्री बिंग डोमिनेटेड बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ लार्ज सप्लायर, या तीसरा आपका ऑप्शन है द इंडस्ट्री बिंग डोमिनेटेड बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ बायर्स, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका सिंगल बायर्स एंड सब्सटेंशियल कंट्रोल बाय द मार्केट। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो मोनोप्सोमी होता है बेसिकली, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आपका सिंगल जो बायर है, ठीक है, वो कंट्रोल करता है मार्केट को। पॉइंट याद रखिएगा मोनोप्सोमी, ठीक है। तो मोनोसोमी यानी सिंगल बायर यहाँ पर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर अब मोनोसोमी इज अ मार्केट कंडीशन इन विच देर इज अ ओनली वन बायर, एक बायर है, उसको बोलते हैं मोनोसोमिस्ट। अगर आपका वन बायर है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोप्सोमिस्ट। इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच अ सिंगल बायर सब्सटेंशली कंट्रोल्स द मार्केट, ठीक है, आपका कंट्रोल करेगा मार्केट को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, और अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर सारा दिया हुआ है ओलिगोपोली का भी, ठीक है, जहाँ पर फ्यू सेलर्स आपके ओलिगोपोली में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में कभी हम डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। नेक्स्ट आपका है विच इंस्टीट्यूशन पब्लिश द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन इंडिया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जो है यहाँ पर पेश करता है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, या फिर नीति आयोग, ठीक है। तो ये आपका जो है विच ऑफ द, यहाँ पर याद रखिएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है पेश करता है आपका आरबीआई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन देता है? आपका आरबीआई देता है। अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो इंडेक्सेस है वो कौन देता है? नीति आयोग, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आपके 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 35 में। और याद रखिएगा कि कौन से एक्ट के तहत हुई थी? 1934 आरबीआई एक्ट के तहत हुई थी। और आपके नेशनलाइजेशन कब हुआ था आपके आरबीआई का? तो 1949 में आपके नेशनलाइजेशन हुआ था आपके आरबीआई का। और इसको क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। ये रेगुलेट करता है आपके मनी मार्केट को। तो आरबीआई किसको करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो आपके जो है बेसिकली कैपिटल मार्केट को जो है रेगुलेट करता है, ठीक है, कैपिटल मार्केट को। जबकि हम बात करेंगे आरबीआई तो आपके मनी मार्केट यानी बैंक को, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स दे रहे हैं बैंक, ठीक है, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, यानी उसके ऊपर नज़र रखता है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं। इन्फ्लेशन को जस्ट आपके आरबीआई कंट्रोल करता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है, मौद्रिक नीति जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी वो भी आपके आरबीआई बनाता है, ठीक है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर पूछा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन देता है आपका? तो याद रखिएगा कि आरबीआई देता है। अगर हम बात करें, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश बाय आरबीआई इन इंडिया, आपके देश में यही आरबीआई पब्लिश करता है। और किसके अप्रूवल पे? तो आफ्टर अप्रूवल बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी के जो है अप्रूवल के बाद जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करता है सब कमिटी सिंस इट्स इमेंसिपेशन, ठीक है, इंसेप्शन, आपके जो है इसके बाद ही ये जो है पब्लिश होता है, ठीक है। टेकिंग इनपुट फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन, आरबीआई से भी, ठीक है। आईआरडीए बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, जबकि सेबी किसको करता है? कैपिटल मार्केट को, ठीक है, इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये जो है आपके रिपोर्ट कौन पेश करता है? बस ये पॉइंट याद रखिएगा, आरबीआई। सारे इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ये लोग अपना जो है रिपोर्ट बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आरबीआई। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पब्लिक इकोनॉमिक्स से, और हमने किसी वीडियोस में इसको करवाया भी होगा। तो नेक्स्ट आपका है पब्लिक गुड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? क्या ये जो है आपका नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, या फिर राइवल कंजम्पशन होता है, या फिर रिजेक्टेबल होता है? तो याद रखिएगा कि आपका जो बेसिकली जो पब्लिक गुड है वो नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन जो है राइवल, यहाँ पर राइवलरी अवेलेबल होती है यहाँ पर, इसी वजह से ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो गया, मतलब गलत हो गया। और रिजेक्टेबल भी नहीं होता, आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो भी गवर्नमेंट इसको इसका प्रोविज़न जो है करती है। तो नॉन एक्सक्लूडेबल तो है ही, और क्या होता है? नॉन राइवल इन नेचर, यानी एक के कंजम्पशन की वजह से दूसरे का कंजम्पशन जो है डिमिनिश नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा कोड करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, फर्स्ट वाला ही आई थिंक करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन ऐसा करेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड
नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो पब्लिक गुड इज़ दैट गुड दैट कैन बी कंज्यूम साइमल्टेनियसली बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल विदाउट कंजम्पशन बाय वन इम्पोजिशन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद रखिएगा कि पब्लिक गुड के बारे में बात करें तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट आपकी 0 होती है। नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, नॉन रिजेक्टेबल टाइप का गुड होता है। ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल एंड नॉन रिजेक्टेबल टाइप का गुड है आपका पब्लिक गुड। ठीक है, देखिए लिखा है ना, चलिए। Consider the following statement regarding the economic census. It is conducted by the Department of Economics Affairs, Ministry of Finance. या फिर दूसरा है आपका it covers all the entrepreneurial unit which involve in any economic activity either agricultural or non agriculture sector. यहाँ पर पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है। इस तरीके के आपके पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए तो करेक्ट है, मतलब ये आपका फर्स्ट वाला सही है, पर करेक्ट आपका सेकंड नहीं है। यानी जो आपका इकोनॉमिक सेंसस है बेसिकली ये आपके कंडक्ट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा, पर ये आपके एंटरप्रेन्योरियल यूनिट को कवर नहीं करता। ठीक है, तो इसी वजह से कौन सा ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका करेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला, क्योंकि आपका स्टैटिकल जो आपके ऑफिसर होते हैं वो करते हैं। ठीक है, आपके जो स्टैटिस्टिकल बेसिकली डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ना कि आपके जो है इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। ठीक है, तो ये तो ठीक है, आपका सेकंड वाला करेक्ट है कि इट कवर्स एंटरप्रेन्योरियल यूनिट, या फिर ये आपके एंटरप्रेन्योरियल यूनिट को कवर करता है एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी आइदर एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल। पर यहाँ पर स्टैटिस्टिकल जो है आपके डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, द इकोनॉमिक सेंसस इज बीइंग कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल। ठीक है, मैंने बताया ना अभी आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर 1 आपका इनकरेक्ट हुआ, सेकंड वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, करेक्ट है, मतलब आपके किसके बारे में, एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिफाइंड द टर्म गिग वर्कर। जो गिग वर्कर होता है इस किसके बारे में बताता है, द वर्कर आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है लेबर वर्किंग विदाउट अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन। तीसरा है आपका एन एम्प्लॉय विद करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स पीरियड, द वर्कर नॉट कवर्ड बाय द सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो आपका गिग वर्कर है, द वर्कर जो आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का बीच रिलेशनशिप होता है, मतलब उसके बीच के मतलब आउटसाइड है वो। ठीक है, जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था उससे मतलब आगे चल चुका है, मतलब आपका वो पुराना रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, अब उससे बाहर निकल गया, तो उसको बोलते हैं गिग वर्कर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 आपका डिफाइन करता है गिग वर्कर को, एक पर्सन है हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट इन वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न फ्रॉम सच एक्टिविटी आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यानी उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो अर्न करता है। ठीक है, तो और अर्न भी करता है, वो पार्टिसिपेट करता है, यानी एक पुराना जो रिश्ता था उससे कहीं ना कहीं वो बाहर जा चुका है। तो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत ये आपका आया था गिग वर्कर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉन्सेप्ट थे, ऐसे ही एमसीक्यू हम और भी करवाते रहेंगे आपके लिए। तो जुड़े रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।